हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। हमारे पी ब्लॉग चल रहा है, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन देखने वाले हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पहले ही कंप्लीट करा दी है और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पिछले वीडियो में स्टार्ट की थी। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके अंदर ऑक्सीजन से क्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो हमारे ग्रुप नंबर 14 चल रहा है। इसके अंदर हम जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में दो प्रकार के ऑक्साइड मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो मोनोऑक्साइड और एक डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन एक हो, और डाइऑक्साइड नाम से पता चल रहा है जिसमें दो हो। ये बात यहाँ पे हो जाती है जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तब। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में जैसे सिलिकॉन है उससे रिएक्शन करवाएंगे तो जो SiO बनता है, हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है, वो सिर्फ हमें उच्च तापमान पर ही स्टेबल मिलता है। मतलब निम्न ताप पे उससे क्रिया नहीं होती। हम ये बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर ही क्या होता है, वो स्टेबल होता है SiO। उसके बाद में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई, जैसे हमारे उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन अवस्था क्या है, ज्यादा। वो निम्न ऑक्सीडेशन अवस्था है ना, मतलब कम जिसका ऑक्सीजन अंक है, उसके वाले ऑक्सीसाइड से क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा। कंप्लीट मैंने क्या बात बोली, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइडों से अधिक अम्लीय होते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपके सत्य असत्य कथन वाले के रूप में देगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑक्सीजन से क्रिया। हेडिंग डालो, ग्रुप नंबर 14 चल रहा है उसके अंदर, है ना। क्या क्या ऑक्सीजन से क्रिया। तो ग्रुप नंबर कौन सा चल रहा है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। 14 के अंदर बात चल रही है, जो भी बात करेंगे वर्ग नंबर 14 के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, साथ साथ में हेडिंग डालो ऑक्सीजन से क्रिया। तो ऑक्सीजन से क्रिया करवा दोगे तो क्या मिल जाएगा, दो प्रकार के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। दो प्रकार के ऑक्साइड हमें क्या हो जाते हैं बच्चों, प्राप्त हो जाते हैं। अगली बात समझ में, कितने ऑक्साइड हो गए, दो प्रकार के। इसमें से पहला कौन सा है, मोनोऑक्साइड, दूसरा हो गया डाइऑक्साइड। तो ए में क्या लिख दोगे आप, मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा, है ना, मोनोऑक्साइड्स। दूसरा कौन सा हो जाएगा, डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, डाई मतलब दो, नाम से पता चल रहा है, इधर लिख लो डाइऑक्साइड्स। हाँ, अब मोनोऑक्साइड की साइड इधर, मोनोऑक्साइड की एग्जांपल लिख लो, डाइऑक्साइड की साइड डाइऑक्साइड वाले लिख लो। ठीक है, अब मैं आपको देखो साथ साथ में रिएक्शन करवा दूं और यहाँ पे लिखवा देता हूँ। हाँ, सबसे पहले कार्बन की आप अगर हाफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप C+O2 के साथ में कराओगे, ऑक्सीजन को एक्सेस में लोगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, जो कि क्या हो जाता है, डाइऑक्साइड हो जाएंगे, है ना। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आपको पता चल रहा है। उसके बाद में अगर सिलिकॉन के साथ में हम ऑक्सीजन कम लेंगे तो हमें SiO प्राप्त हो जाएगा। हालांकि SiO मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड है, वो क्या होता है, उच्च ताप पर ही स्थायी होता है। उसके बाद में एक्सेस में अगर ऑक्सीजन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, डाइऑक्साइड मतलब SiO2 मिल जाएगा। चलो 1 बाय 1 लिख लेते हैं। मोनोऑक्साइड के साथ में अगर मैं कार्बन की रिएक्शन हाफ O2 के साथ में करवा देता हूँ तो क्या मिल जाएगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम क्या है, कार्बन साथ में ऑक्सीजन के, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। उसके बाद में मैं सिलिकॉन लेता हूँ, सिलिकॉन Si प्लस हाफ O2, तो इधर क्या मिल जाएगा हमें, देखो मैंने बताया अभी आपको SiO मिल जाएगा। क्या, SiO, हाँ, सिलिकॉन ऑक्साइड। ये क्या होता है, उस ताप पर ही स्थायी होता है। कौन, सिलिकॉन ऑक्साइड, उस ताप पर ही स्थायी। यहाँ पे लिख लो, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा तभी क्या होगा, ये स्टेबल होगा, उच्च ताप पर ही स्थायी। ठीक है, हमेशा स्टेबल नहीं होता। अब इसके बाद में डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने नाम सुना होगा ना, जब एक्सेस में लेते हैं ऑक्सीजन तब क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इनके नाम आपको पता है तो मैं यहाँ पे आपको साथ में बोल रहा हूँ, चाहो तो आप लिख सकते हो साथ में। उसके बाद में सिलिकॉन के साथ में क्या ले लोगे, ऑक्सीजन ले लोगे, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, SiO2। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई, है ना। यहाँ पे मैंने इससे आगे आपको क्या बताया, इंपॉर्टेंट लाइन क्या बताई, यहाँ पे जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, किसके अंदर ज्यादा है, देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, मतलब कम लिया हमने। ऐसे इधर वाले मतलब मोनोऑक्साइड के अंदर OH क्या है, कम है, तो इधर क्या हो जाएगा, अपने जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं ऑक्साइड, वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्थायी हो जाएंगे, मतलब ज्यादा अम्लीय हो जाएंगे, इन ऑक्साइडों से अधिक अम्लीय हो जाएंगे। कौन से, उच्च अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइडों से
अधिक अम्लीय हो जाएंगे, मतलब ये वाले ज्यादा अम्लीय हो जाएंगे, है ना। मैंने शायद उल्टा बोल दिया हो तो आप ध्यान सुनना। क्या बोला है मैंने, उच्च ऑक्सीडेशन अवस्था वाले निम्न ऑक्सीडेशन अवस्था मतलब ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड से अधिक अम्लीय होते हैं। चलो देखो यहाँ पे स्टार लाइन यहीं पे लिख लो, है ना, इनकी बात हो गई यहाँ पे। अब स्टार लाइन लिखो, क्या लिखो, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा, उच्च ओएस। ओएस का मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। तो उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड, है ना, लिखो साथ साथ में, वाले ऑक्साइड्स क्या होंगे, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वालों से, निम्न ओएस वाले ऑक्साइडों से, किससे, निम्न ऑक्सीडेशन वाले ऑक्साइडों से क्या हो जाएंगे, अधिक अम्लीय हो जाएंगे, ऑक्साइड से अधिक अम्लीय होते हैं, ठीक है, से अधिक अम्लीय होंगे, क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। अम्लीय मतलब एसिडिक होते हैं, यहाँ तक छाप लो, है ना। उसके बाद में मैंने आपको आगे क्या बताया, जैसे ग्रुप नंबर हमारे 14 चल रहा है, तो इसके अंदर बच्चों जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्साइडों का जो अम्लीय गुण होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्साइडों का गुण मतलब अम्लीय गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अम्लीय प्रकृति क्या होती है, जब अप टू डाउन जाएंगे हमारे किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, तो क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही बात यहाँ पे लिख लो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लो, सेकंड पॉइंट यही लिख लो, है ना। ये तीर दूसरा छोड़ दो, क्या कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे, कौन से वर्ग में, 14 में, है ना। तो अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, अप टू डाउन जाने पर, ऐसे लिखो, अप टू डाउन। आगे बात समझ में, अप टू डाउन जाने पर क्या हो जाएगा, हमारे एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अम्लीय गुण क्या होता है, कम हो जाता है। अम्लीय गुण, अम्लीय गुण मतलब एसिडिक नेचर, कौन सी, एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात डिक्रीज हो जाता है। एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में, हाँ। तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात निकल के क्या आ गई, जैसे हमारे ऊपर CO2 आ जाता है, SiO2 आ जाता है, GeO2 आ जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाता है, ऐसे ही जर्मेनियम डाइऑक्साइड आ जाता है। ये तो क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं अर्थात अम्लीय होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे SnO2 और PbO2 की, वो क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे, उभयधर्मी हो जाएंगे। अम्ल के साथ में क्षारीय प्रकृति और क्षार के साथ में अम्लीय प्रकृति को दर्शाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ, है ना। ये आपने छाप लिया, उसके बाद में देखो आगे चलो, ये कंप्लीट हो गया था इधर, चलो इधर ही लिखते चलो आप सारी की सारी चीजें, है ना। अगली बात मैंने क्या बताई, जैसे हमारे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे ही मैंने आपको SiO2 बता दिया, SiO2, ऐसे ही GeO2, इनकी नेचर क्या बता दी बच्चों मैंने, अम्लीय बताई, एसिडिक, क्या अम्लीय, लिखो, अम्लीय को क्या बोलते हो, एसिडिक। ये क्या हो गए, तीनों अम्लीय हो गए। उसके बाद में टिन ऑक्साइड SnO2, मतलब SnO2 एंड लास्ट वाला PbO2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, उभयधर्मी हो जाएंगे। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक, क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक, PHO, यहाँ पे ये क्या है, एम्फोटेरिक। आगे बात समझ, हाँ, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, उभयधर्मी, हाँ, ये लिख लिया। उसके बाद में बात करेंगे जैसे मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड हो गया, ये क्या दर्शाएंगे, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसे ही GeO क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद में अपने SNO एंड PbO दोनों ही क्या हो जाते हैं, एम्फोटेरिक हो जाते हैं। तो मैं आपको यहीं पे लिखा देता हूँ, क्या, हाँ देखो, CO क्या है, अपने उदासीन है, तो इसको तो क्या बोल दोगे आप, उदासीन बोल दोगे, क्या, उदासीन, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही CO2 को मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्या है, एसिडिक है। ऐसे GeO क्या बच्चों, GeO, यहीं पे लिख लो लगे हाथ, GeO, जर्मेनियम ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया एसिडिक, क्या हो जाएगा, एसिडिक मतलब अम्लीय। आगे बात समझे। उसके बाद में PbO एंड SNO, ये दोनों क्या हो जाएंगे, SNO एंड PbO दोनों क्या हो जाएंगे, उभयधर्मी हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे। देखो बार बार मैंने आपको बता दिया, एम्फोटेरिक क्या होता है, उभयधर्मी।
तो सेम बात है ना, लिखने का कोई बार बार सेंस नहीं है। यहाँ पे लिख दिया मैंने एक बार, आप समझ गए। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलते हैं। छापो, हाँ छापो छापो। और स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की? तैयारी कर रहे हो अच्छे से? तैयारी करना स्टार्ट कर दो भाई। बिल्कुल नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी करते हैं वो तैयारी नहीं होती। नोटिफिकेशन आने तक तैयारी जो कर लेता है ना पूरी, नोटिफिकेशन आने के बाद में तो रिवीजन होता है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं वो अभी ढंग से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन आपके बहुत कम टाइम देता है। नोटिफिकेशन आने के बाद में एग्जाम के बीच में लगभग 1.5-2 महीने ही टाइम मिलता है। आपने देखा भी होगा, जैसे अभी हमारे रीट आएगी तो उसके अंदर देख लिया आपने 1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाला है, और लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। आजकल बोर्ड पहले ही एग्जाम डेट दे देता है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम डेट दे दी है तो अब नोटिफिकेशन आता रहेगा, तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो कर दो, बहुत कम टाइम बचा है। एटलीस्ट 15 जनवरी तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद कम से कम 1 महीना आपको रिवीजन का मिलना ही चाहिए। उस 1 महीने में 2 बार तो सिलेबस का रिवाइज करोगे ना, तब जाके आपकी नैया पार लेंगे। नहीं तो आप नोटिफिकेशन का वेट करते रहो, कभी ट्विटर पे कभी कहीं पे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। चलो आप ट्वीट करोगे सब कुछ हो भी जाएगा, वो बोल देंगे कि इस टाइम पे भर्ती होगी, बोल रखा है, नोटिफिकेशन निकाल भी देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई। थोड़ा बहुत आगे खिसक भी जाती है या फिर सेम टाइम पे हो जाती है, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, तो क्या मिला आपको? टाइम तो अच्छा मिला ही नहीं ना। इसलिए आप इन चीज़ों से बचो, ठीक है? 1 मिनट भी वेस्ट मत करो। हाँ, अगली हेडिंग क्या डालोगे? हेलोजन से क्रिया। किसकी? ग्रुप नंबर 14 की। रिएक्शंस विथ हेलोजेंस। हेलोजेंस अपने कौन है? HCl-Bri, अक्षीय रिएक्शन करवाएंगे। हेलोजेंस, रिएक्शन विथ हेलोजेंस। हाँ, अब देखो, जब हेलोजन से रिएक्शन करवाओगे हमारे ग्रुप नंबर 14 के तत्वों की, एलिमेंट्स की, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कितने प्रकार के हेलाइड बन जाएंगे बच्चों। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे थे तो 2 प्रकार के हमारे ऑक्साइड बन रहे थे, सेम ऐसा ही इधर है, 2 प्रकार के हेलाइड बन जाएंगे। अब कौन कौन से बनेंगे? एक तो डाई हेलाइड बन जाएगा, एक टेट्रा हेलाइड बन जाएगा, मतलब MX2 डाई हेलाइड, और अपने टेट्रा हेलाइड मतलब MX4 बन जाएगा। लिखो, उसके बाद में 1 बाय 1 आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो कितने प्रकार के हेलाइड बन जाएंगे जब आप हेलोजन से रिएक्शन करवाओगे? तो यहाँ पे क्या बोल दोगे? 2 प्रकार के हेलाइड्स बनते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 प्रकार के हेलाइड्स बनते हैं। कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और अगर इनके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, 2 प्रकार के हेलाइड बन जाते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से हो गए? एक तो डाई हेलाइड हो गया बच्चों, डाई हेलाइड्स, सॉरी क्या? डाई हेलाइड्स। हाँ, डाई हेलाइड बन गए, जिनको आप क्या लिख देते हो? MX2, राइट, MX2। अभी बात समझ, डाई हेलाइड को क्या बोल दोगे? MX2। M क्या है? ग्रुप नंबर 14 का हमारा जो एलिमेंट है, तत्व है वो, और X क्या है? हेलोजन है। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, जो कि आपको पता है। दूसरा क्या बन जाएगा? टेट्रा हेलाइड। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा हेलाइड। समझ में आ रहा है ना आप सबकी? अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, जिससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसको क्या बोल दोगे बच्चों? MX4 बोल दोगे, टेट्रा हेलाइड। अब देखो, हमने एक बात देखी, जो कार्बन होता है, कार्बन के अलावा वर्ग में जो मतलब 14 है, उसके सभी तत्व हेलोजन से सीधा जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं? हेलोइड बनाते हैं। कार्बन जो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैं अभी आपको लिखा दूंगा। उसके बाद में जो हमारे MX4 टाइप के हेलाइड है, ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, कोवेलेंट प्रकृति के होते हैं। इनके अंदर अपवाद की बात करेंगे तो हमारे SnF4 और हमारे PbF4 दोनों क्या है? आयनिक प्रकृति के। बाकी सारे MX4 वाले कौन से हैं? सहसंयोजक प्रकृति के हैं। इसमें स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे जो MX4 का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो MX2 की तुलना में ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन हमने देखा PbX4 और हमारे PbX2 है, इनके अंदर आयनिक प्रकृति बढ़ती जाती है, तो PbXT की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कंपेरेटिवली PbX4 की तुलना में। ये चीज अभी आप नोट करो सारी की सारी, उसके बाद में सब मैं आपको लिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट एक लाइन और बता दूं, PbI4 हमारे अस्तित्व में ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपने पढ़ा कि परमाणु होता है, उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो Pb सबसे लास्ट में आ रहा है ग्रुप नंबर 14 में, तो उसकी साइज क्या हो गई? बहुत बड़ी हो गई।
ऐसे ही हमारे हेलोजन ग्रुप है उसके अंदर आयोडीन है, मतलब आई है, वो भी सबसे नीचे आ रहा है, तो उसकी साइज भी क्या हो गई, बहुत बड़ी। तो दोनों की साइज क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वजह से वो क्रिया नहीं करते, मतलब दोनों का अस्तित्व नहीं रहता साइज के कारण, मतलब आकार बढ़ने के कारण PbI4 का अस्तित्व नहीं है। अभी बात समझ में, चलो वन बाय वन नोट करते चलो। हाँ, उसके बाद में आपको लिखा देता हूँ। हाँ, डाई हेलाइड के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से आएंगे वो सारे लिखा दूंगा, बताए मतलब MX2 टाइप के हो जाएंगे, है ना। ऐसे टेट्रा हेलाइड के अंदर MX4 टाइप के हो जाएंगे। अब बात करें इंपॉर्टेंट चीज की, है ना, यहाँ पे ये चीज आप उतार लोगे। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जैसे मैंने आपको क्या बताया, MX4 है, कौन, टेट्रा हेलाइड्स है, ये सारे के सारे क्या है, सहसंयोजक प्रकृति के। इसके यौगिक क्या है, सहसंयोजक प्रकृति के। सहसंयोजक प्रकृति का मतलब बच्चों होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सहसंयोजक कंपाउंड्स है सारे के सारे। अपवाद के रूप में मैंने आपको क्या बता दिया, अपवाद, एक्सेप्शन, क्या बताया है, एक्सेप्शन मैंने क्या बताया, SnF4 और PbF4। अगली बात समझ में, PbF4 इनमें क्या होते हैं, दोनों आयनिक प्रकृति के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक बंध पाए जाते हैं। मतलब SnF4 और PbF4 दोनों में क्या है, आयनिक बंध पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, कोवेलेंट मतलब सहसंयोजक बंध पाया जाता है। बात करें दोनों की स्टेबिलिटी की, MX2 और MX4 प्रकार के जो हमारे हेलाइड्स हैं इनकी, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाती है, MX4 की ज्यादा हो जाती है। तो यहीं पे लगे हाथ क्या कर लो, स्थायित्व का ऑर्डर भी लिख लो कि किसका स्थायित्व ज्यादा हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो MX4 टाइप के हैं इनका स्थायित्व कंपेरेटिवली MX2 से ज्यादा हो जाता है। अगली बात समझ में, MX4 का स्थायित्व किससे ज्यादा होता है, MX2 से ज्यादा होता है, लिख लिया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, PbI4 है उसका स्थायित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। PbI4 इसका स्थायित्व नहीं है। अगली बात समझ में, स्थायित्व में नहीं, क्योंकि आकार क्या है, दोनों का ही बड़ा। तो ये भी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट की हो जाती है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, ऊपर से नीचे जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्थायित्व क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है, मतलब आयनिक गुण क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से बाकी सब में तो MX4 का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा, लेकिन PbX4 का स्थायित्व है वो PbX2 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रीजन क्या है, उनकी साइज मतलब आयनिक त्रिज्या, आयनिक गुण है वो बढ़ते जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे बाकी सब में तो ये है, लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या आ गई यहाँ पे कि जब PbX4 और PbX2 जब ये दोनों आ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, X2 वाला इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी सब में तो यही है ना, लेकिन Pb के साथ में अगर हेलोजन है तो क्या हो जाएगा, PbX2 मतलब PbCl2 का जो मतलब स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई यहाँ तक, है ना। उसके बाद में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या बताई, कार्बन के अलावा वर्ग जो मतलब 14 है उसके सभी तत्व क्या करते हैं, हेलोजन से जुड़कर सीधा हेलाइड बना लेते हैं। तो ये चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पे यहीं पे लिख लो, क्या, कार्बन के अलावा लिखो, दिख रहा है ना, नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में लिख लो, कार्बन के अलावा, क्या, कार्बन के अलावा सभी तत्व है, ग्रुप नंबर 14 के ना, ग्रुप 14 के, कार्बन के अलावा ग्रुप 14 के सभी तत्व है, ऑल एलिमेंट्स आर, सभी तत्व है क्या करते हैं, सीधा जुड़ जाते हैं हेलोजन से, है ना, तत्व हेलोजन से सीधे जुड़ जाते हैं, हेलोजन से सीधे जुड़कर हेलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हेलाइड बना लेते हैं, हेलाइड्स का निर्माण कर लेते हैं। यहां तक आप लोगों ने बात समझ में आ गई, है ना, छापो। हाँ, लिख लिया। हाँ, देखो उसके बाद में मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर 13 है उसके अंदर आपको याद हो तो बोरोन था वो क्या कर रहा था, अपने जो ग्रुप के अंदर और एलिमेंट्स थे, तत्व थे, उनसे अलग व्यवहार दर्शा रहा था। तो ऐसे ही अपने कार्बन है वो भी फर्स्ट एलिमेंट है,
मतलब अपने ग्रुप नंबर 14 का। तो बोरोन की तरह ये भी अपने जो मतलब अन्य तत्व हैं ग्रुप के, ग्रुप नंबर 14 के, उनसे अलग व्यवहार दर्शाएगा, एनोमेलियस बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा। तो वही चीज लिख लेते हैं, जो कार्बन है उसका असामान्य व्यवहार देख लेते हैं और उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। आप हेडिंग डालो, कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां एवं उसका असामान्य व्यवहार, इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ कार्बन एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। आगे बात समझ में, एनोमेलियस बिहेवियर भी बोल सकते हो ना। हाँ, तो अगली हेडिंग डाल दो, रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब देखो हेलाइट्स मैंने आपको बता दिया MX4 और MX2, जो कि हमने पीछे भी बनाए, तो रिएक्शन करवा के आप डायरेक्ट बना सकते हो, कमेंट में पोस्ट कर सकते हो आप। MX2 वगैरह MX4 जो भी बनाओ वो सारे के सारे, जैसे MXCl4, M की जगह जैसे मैंने लिया कार्बन CCl4, जैसे पीछे मैंने एग्जाम्पल भी आपको करवाया था, CCl2 हो गया है ना। आगे आपने हेडिंग क्या डाली, कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां एवं असामान्य व्यवहार। कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां, देखो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां मतलब इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ कार्बन, ये आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां और इसका असामान्य व्यवहार, इसका छोड़ो डायरेक्ट असामान्य व्यवहार लिख लो, बेस्ट रहेगा है ना। इसका कार्बन की तो बात चल रही है, तो कार्बन की बात हो गई, अबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार। हाँ, साथ ही आपने इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ कार्बन एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे अपने ग्रुप के अंदर सबसे ऊपर कौन आता है, कार्बन आता है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग के अंदर, तो आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है, तो सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा, सबसे बड़ी बात। उसके बाद अगर आकार छोटा हो गया तो उसकी आई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि छोटा आकार है। तो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसके अंदर प्रोटॉन है, वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मतलब ज्यादा पकड़ रखेंगे, अट्रैक्शन क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगा छोटे आकार के कारण। तो क्या हो जाएगा, आई ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगी, वर्ग में सबसे ज्यादा आई किसकी हो जाएगी, कार्बन की हो जाएगी। उसके बाद में वर्ग में सबसे ज्यादा विद्युत भी किसकी हो जाएगी, कार्बन की। मैंने आपको बच्चों ऑर्डर भी लिखाया है कि किसकी विद्युत कितनी होती है, आप देख लेना शुरुआत से वीडियो के अंदर। उसके बाद में कार्बन के अंदर भी बच्चों डी कक्षक होता है, डी ऑर्बिटल होता है, वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेम बोरोन के अंदर भी यही प्रॉपर्टी थी। आगे बात समझ में, अगर पीछे वाला वीडियो देखा है बोरोन वाला ग्रुप नंबर 13 का, तो आपके सब कुछ सेम समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, सारा का वो का हुआ है। हाँ, क्या किया, कार्बन के बारे में लिखेंगे, कार्बन का आकार क्या होता है, सबसे छोटा, किसके अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, वैसे सबसे छोटा नहीं, अपने ग्रुप के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर, 14 नंबर के ग्रुप के अंदर, है ना। तो क्या लिखोगे, कार्बन का ग्रुप 14, वर्ग 14 में सबसे छोटा आकार, एक तो यही बात होगी ना, सबसे छोटा आकार, साइज क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई। हाँ, उसके बाद में सेकंड बात मैंने क्या बताई, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आकार क्या है, छोटा, तो इसकी एंथैल्पी वर्ग में सबसे ज्यादा, है ना। ग्रुप 14 में आई को क्या बोल दोगे, आयनन एंथैल्पी, क्या, आयनन एंथैल्पी। ग्रुप 14 में आई सबसे अधिक किसकी है, कार्बन की। रीजन क्या है, आकार छोटा। उसके बाद में विद्युत ऋणता भी क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी, EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप विद्युत ऋणता को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये लो, विद्युत ऋणता नाम एकदम अच्छे से लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इंग्लिश में क्या बोलते हो, EN से शॉर्टकट में। तो विद्युत ऋणता भी क्या है, सबसे अधिक है इसकी, है ना, किसके अंदर, ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप 14 में सबसे अधिक, उसके बाद में लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता दिया मैंने आपको, विद्युत ऋणता क्या है, सबसे ज्यादा। लास्ट में डी ऑर्बिटल है, डी कक्षक है, वो भी क्या है, कार्बन में अनुपस्थित है, तो ये बात भी हो जाएगी, क्या, कार्बन में डी कक्षक, कक्षक को क्या बोल देते हो, ऑर्बिटल बोल देते हो। ऑर्बिटल क्या है बच्चों, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, क्या है,
absent माइनस एंटी, अनुपस्थित है। क्या हो गया, डी ऑर्बिटल है वो भी क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। इन वजह से क्या है, इसका असामान्य व्यवहार है, ये सबसे अलग है। इसकी मुख्यपूर्ण महत्वपूर्ण क्या हो गई, बातें हो गई। यहाँ तक छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करें। देखो हाँ, ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट बातें, छाप लिया। उसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊं, कार्बन की संयोजकता मैंने आपको क्या बताई, सेम बोरोन की तरह इसकी भी संयोजकता कितनी होती है, मतलब ये कार्बन होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। मतलब ये क्या होंगे बच्चों, चतुस्योजी होंगे, टेट्रावेलेंट होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये निकल के आ गई, चतुस्योजी होते हैं। और साथ में ये भी है कि जैसे और अन्य तत्व है हमारे, उनमें क्या होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, लेकिन कार्बन के पास में क्या है, अनुपस्थित है। तो इसकी वजह से ये संयोजकता है, वैलेंसी है, उसका विस्तार नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट बात अगली यही हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगली बात ये लिख लो, है ना, कार्बन क्या है, तत्व है संयोजी। सारी की सारी बातें लिख लो, कार्बन क्या है, तत्व है संयोजी, तत्व है संयोजी। मतलब संयोजकता कितनी है बच्चों, 4 है, टेट्रावेलेंट है। तत्व संयोजी का मतलब क्या हो गया, टेट्रावेलेंट। और डी कक्षक क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए इसका विस्तार भी नहीं कर सकता। अगली बात समझ में, तो क्या है, तत्व संयोजी है, फिक्स है इसकी संयोजकता, इसलिए क्या करेगा, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित है, तो वजह क्या है, उसकी संयोजकता विस्तार नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में। बस यही इंपॉर्टेंट बात है जो कि एग्जाम में पूछ लेता है कि कार्बन अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकता है नहीं, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको रीजन मैंने लिखा दिया है, यहाँ तक छाप लिया। आगे बताओ, कार्बन होता है वो जो अपने से छोटे जो मतलब तत्व है, कौन तत्व है, उनके साथ में क्या कर लेता है, कार्बन स्वयं से छोटे और जिनकी उच्च विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, तो इस प्रकार के परमाणुओं के साथ में क्या कर लेता है, पी पाई और लिपिंग है वो कर लेता है, पी पाई अतिव्यापन कर लेता है, और क्या कर लेता है, मल्टी बॉन्ड बना लेता है। मल्टी बॉन्ड का मतलब बच्चों ये हो गया, जैसे कि अपने सिंगल बॉन्ड तो बनाता है, साथ में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये बना लेता है, तो इसको आप क्या बोल देते हो, बहुआबंध बोल देते हो, मल्टी बॉन्ड बोल देते हो। बाकी केमिस्ट्री की भाषा में पी पाई बॉन्ड बोल दोगे अतिव्यापन करके। आगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब कुछ आगे पढ़ने वाले हैं, आपको यहाँ सिर्फ इतना ध्यान देना है, पी पाई बॉन्ड बना लेता है अतिव्यापन करके और लेपिंग करके। सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ अपने बहुआबंध के अंदर, मतलब जो चैप्टर चलेगा ना आगे बंद वाला, उसके अंदर सारा मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे इतना याद रखो कि ये मतलब बहुआबंध बना लेता है क्या करके, और लेपिंग करके, पी पाई के साथ में। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट लाइन है, तो यह बात आपको मैं लिखा देता हूं। तो कार्बन क्या करता है, बहुआबंध बना लेता है। बाकी सारे जो एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 14 में, वो कोई भी पी पाई अतिव्यापन नहीं करता। इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके अंदर क्या बोलेगा आपको कि ग्रुप नंबर 14 के तत्व हैं वो सभी अतिव्यापन करके फलाना फलाना बहुआबंध बनाते हैं उसके साथ, तो ये बात गलत हो जाएगी। बहुआबंध सिर्फ कार्बन ही बनाता है और कोई भी नहीं बनाता ग्रुप नंबर 14 के अंदर। देखो हाँ, लिख लिया यहाँ तक। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस, है ना। मैंने आपको समझाया, सब समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो अच्छे से एकदम, हमें भी मोटिवेट कर सकते हो, और कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। हाँ, तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर क्या करता है, कार्बन अपने से छोटे जो तत्व हैं और उच्च विद्युत ऋण वाले हैं उनके साथ में क्या करता है, पी पाई अतिव्यापन करता है और बहुआबंध का निर्माण कर लेता है ना। देखो, कार्बन स्वयं से छोटे तत्वों, स्वयं से छोटे मतलब खुद से क्या होंगे, छोटे होंगे, उनसे उनके साथ ही क्रिया करेगा। स्वयं से छोटे एवं उच्च विद्युत ऋणी, क्या, जिनकी ईएन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उच्च विद्युत ऋणता वाले, है ना, उच्च विद्युत ऋणी। देखो, कार्बन स्वयं से छोटे एवं उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ में, किसके साथ में, परमाणुओं के साथ में, हाँ साथ में नोट कर लो, समझा मैंने आपको दिया है तो आपका भी टाइम साथ में बच जाएगा, है ना। तो परमाणु के साथ में क्या करेगा बच्चों, पी पाई और लेपिंग कर देगा, है ना, अतिव्यापन, पी पाई अतिव्यापन, ये क्या है, अतिव्यापन, क्या है बच्चों, अतिव्यापन को इंग्लिश में क्या बोल दोगे, ओवरलैपिंग। क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। अतिव्यापन करके क्या बनाएगा, मल्टी बॉन्ड बनाएगा, अर्थात बहुआबंध बनाएगा। अतिव्यापन करके बहुआबंध, कौन से आबंध, एक से ज्यादा, बहु का मतलब यही तो होता है
बहुआबंध मतलब मल्टी बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना, मल्टी बॉन्ड्स। मल्टी बॉन्ड्स का मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में या अन्य के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, मतलब ऑक्सीजन लोगे उसके साथ में नाइट्रोजन लोगे उनके साथ में डबल ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। आगे बात समझ में, तो अतिव्यापन करके बहुआबंध बनाएगा, यहीं पे लिख लो या चलो यहाँ लिख देते हैं, बना लेता है। एग्जाम्पल समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे कार्बन कार्बन है, आपने एल्किन का नाम सुना होगा, तो एल्केन के अंदर तो सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे CH4 एल्केन है, लेकिन यहाँ पे बहुआबंध की बात चल रही है, तो जैसे एल्किन हो गई, एल्केन के अंदर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। आगे बात समझ में, तो ये क्या है, बहुआबंध हो गया ना, डबल बॉन्ड। अब जैसे दूसरा बात करें और अन्य की, जैसे मैं ऑक्सीजन साथ में ले लेता हूँ, क्या, ऑक्सीजन, तो उसके साथ में भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो ये ऑक्सीजन के साथ में 2 से दिखता है, ये तीसरी ये और चौथी ये। आगे बात समझे, ऐसे अगर मैं नाइट्रोजन लूं बच्चों, क्या ले लूं, नाइट्रोजन ले लूं, तो नाइट्रोजन के साथ में भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, जैसा कि आपको पता है, 3 ये हो गया, 1 ये, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद में जैसे मैं कार्बन अपने एल्काइल लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्काइल, उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो भी यहाँ पे साथ में रख लो, ये लो, है ना, 3 1 4, 3 1 4, इतने बहुत है अपने, है ना, एग्जाम्पल समझ में आ गए। तो ओवरलैपिंग करके कौन से ओवरलैपिंग कर रहा है, पी पाई, उससे क्या बन रहा है, हमारे मल्टी बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। ये बात तो हो गई इसकी, है ना। बाकी मैं बात करूं अन्य परमाणु की, अन्य तत्वों की, तो मतलब कौन से, ग्रुप नंबर 14 है, तो कार्बन के अलावा जो भी बच गए ना अपने, सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना, सारे के सारे, टिन, पीबी, वो कोई भी अपने अतिव्यापन नहीं करता, लिखो, है ना। स्टार पॉइंट है क्या, अन्य परमाणु, अन्य परमाणु कौन कौन से, अपने जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और पीबी हो गया, लेड, है ना। ये क्या करेंगे, पीबी हो गया, मतलब पी पाई अतिव्यापन नहीं करते, इंपॉर्टेंट लाइन, अतिव्यापन नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख दें, है ना, नहीं करते, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते, कौन, अपने बाकी सारे के सारे, तो अन्य सभी हो गए ना, बच गए वो सारे के सारे, यहां तक छाप, आगे बात समझ में, छाप लिया। हाँ, देखो अगली इंपॉर्टेंट बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा, हम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कार्बन बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनाता है, मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे हम 2 कार्बन होते हैं उनको क्या बोल देते हो, जैसे एथेन मेथेन प्रोपेन देखते हो, मेथेन के बाद में एथेन आ जाता है, तो उसमें 2 कार्बन हो जाते हैं, प्रोपेन के अंदर 3 हो जाते हैं, तो ऐसे ही आप पेंटेन तक जाते हो 5 हो जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हो तो कार्बन की एक श्रृंखला बन जाती है, चेन बन जाती है, जिसको आप क्या बोलोगे, केटेनेशन, मतलब कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखला बनाने का, मतलब केटिनेशन का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है, अर्थात कार्बन क्या करेगा, बहुत सारी बड़ी एक श्रृंखला बना लेगा। आगे बात समझ में, तो ये गुण भी किसका हो गया, कार्बन का हो गया। उसके बाद में मैं जैसे आपको बताऊं कि वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बंद होगा, वो क्या होगा, कमजोर होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, जब हम बात करेंगे इसके बंद की, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे, तो बंद बच्चों दुर्बल होता जाता है, कारण क्या है, आकार बढ़ना। आगे बात समझ में, तो कार्बन के बारे में अगली बात क्या लिख लो यहाँ पे, यही लिख लो कि श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, किसके अंदर, कार्बन में, श्रृंखलन मतलब केटिनेशन। हाँ, अगली प्रॉपर्टी हो गई, कार्बन में श्रृंखलन मतलब श्रृंखला का निर्माण करता है, श्रृंखलन मतलब केटिनेशन, क्या हो गया, केटिनेशन, इंग्लिश में क्या बोल दोगे इसको, केटिनेशन बोल दोगे, केटिनेशन का गुण पाया जाता है, मतलब श्रृंखला बना लेता है, कार्बन कार्बन जुड़कर एक दीर्घ बहुत सारी बड़ी श्रृंखला बना लेगा, केटिनेशन का गुण पाया जाता है। अगली बात समझ में, ये गुण नाम दिख रहा है ना आपको, ये गुण है, क्या है, गुण। उसके बाद में बात करें, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि जैसे पीबी है अपने, लेड है, क्या इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, बाकी सब तो बना लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पीबी तो बिल्कुल भी नहीं बनाता, है ना, पीबी में केटिनेशन नहीं होता, पीबी में श्रृंखलन मतलब केटिनेशन नहीं होता। अगली बात समझ में, एब्सेंट होता है, पीबी के अंदर श्रृंखलन का गुण क्या हो जाता है, नहीं पाया जाता। यहां तक आई बात समझ में, रीजन क्या है, बड़े आकार के कारण।
बंद ही नहीं बनाएगी तो बंद दुर्बल होते जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो ये जो चीज मैंने आपको समझाई है अभी, है ना। तो वरक में ऊपर से नीचे जाने पे संरक्षण का क्रम क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। सबसे ऊपर कौन आता है, कार्बन आ जाता है, उसके बाद में सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन। तो टिन तक तो क्या हो जाएगा, संरक्षण का गुण पाया जाएगा, लेकिन पीबी में क्या हो जाएगा, अपसेंट हो जाएगा। तो यही बात मैं आपको लिखाऊंगा आगे, है ना। रीजन क्या है, आकार क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी ना। हाँ, कल रिविजन करके आना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको कल, और वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बताने भी पड़ेंगे, उनका आंसर क्या करोगे, बताओगे। हाँ, अब देखो, हाँ, तो मैंने क्या बताया, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपने क्या होता है, बंद होता है, वो दुर्बल होता जाता है, इसलिए संरक्षण का गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, कम हो जाएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संरक्षण की बात करते हैं। वर्ग मतलब ग्रुप, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंद क्या हो जाता है, दुर्बल होता जाता है। बंद दुर्बल होता जाता है। रीजन क्या है, आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, दुर्बल होता जाता है। क्योंकि रीजन लिख लो, आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि। साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बच्चों, आकार में वृद्धि हो जाती है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, संरक्षण का मतलब केटिनेशन का क्रम क्या हो जाएगा, कार्बन में सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख लो, है ना, बहुत ज्यादा केटिनेशन किसमें होता है, कार्बन में होता है संरक्षण। उसके बाद में सिलिकॉन में इससे कम, किससे, कार्बन से कम। उसके बाद में अपने जैसे कि बात करेंगे जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम और अपने टिन है, इसमें लगभग बराबर होता है बच्चों, किसमें, टिन में। और पीबी में तो केटिनेशन पाया ही नहीं जाता। तो यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई, है ना। उसके बाद में बात करूँ इसके बारे में, बंद में और बंद ऊर्जा मतलब एंथैल्पी है, उसके बारे में सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच में है, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में जर्मेनियम, और उसके बाद में टिन में। आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा ये का ये क्रम किसका हो जाएगा, अपने बंद ऊर्जा का, मतलब सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा किसमें है, कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। तो यहाँ पे लिखो आप बंद और बंद एंथैल्पी के बारे में लिख लो, है ना। पूछेगा कोई नहीं, बस ये पूछ लेगा ज्यादा किसमें हो, कम किसमें। एक तो बंद हो जाएगी और एक बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी, है ना। बंद एंथैल्पी, बंद और बंद एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। हेडिंग एक टेबल बना लो, ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या है बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी। और ये क्या है, बंद, ये बॉन्ड। जैसे मैं बात करूं कार्बन कार्बन की, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के। उसके बाद में सिलिकॉन सिलिकॉन में, ऐसे। उसके बाद में बात करूंगा जर्मेनियम की, फिर टिन की। हाँ, ये जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच में, और टिन के बीच में। सबसे ज्यादा मैंने किसमें बताई आप लोगों को, कार्बन में। कितना, सबसे ज्यादा किसमें बताई मैंने, कार्बन में। उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा इसमें 348 हो जाएगी, किसमें, कार्बन कार्बन के बीच में। उसके बाद में इसके अंदर हो जाएगा 297। अब इसकी बात करूं मैं यूनिट की, तो किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। मतलब ये किसके अंदर है बच्चों, आप ऐसे लिख लो, केल्विन है, सॉरी, है ना, पर मोल। सब में यही है ना, सबके अंदर यूनिट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है ना। तो आपको ये मतलब ऐसे नहीं है कि समय लग रहा है, सब में सेम रहेगी। उसके बाद में नीचे जाते हैं तो कम होती जाती है, 260 और 240 हो जाएगी इसके अंदर, है ना, केल्विन कैलोरी पर मोल। यहां तक आपके समझ में आ गई बात, है ना। ये लिखो, अब देखो इंपॉर्टेंट बात। अब इस संरक्षण पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है, पीपाई बंद के कारण, पीपाई अतिव्यापन या ओवरलैपिंग के कारण। अगर ये अतिव्यापन हो रहा है तो इसके कारण कार्बन के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, अलग अलग। तो क्या बनाएगा, ये अपना रूप भी बनाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन क्या बनाएगा, अपना रूप बनाएगा या अपरूपता दर्शाएगा। किसके कारण दर्शाएगा, पीपाई अतिव्यापन के कारण क्या करेगा, कार्बन अपरूपता दर्शाएगा। तो कार्बन किसके कारण दर्शाएगा, पीपाई बंद के कारण। अगली बात समझ में, अतिव्यापन के कारण। हाँ, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कार्बन के जो अपरूप हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। अपरूपता क्या होता है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं। चलो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।